ओके हाँ, लेट्स सी। तो पेपर के डाउट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट ओपन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 13, 6, 9, 11, 15, 20। अच्छा, और कोई? ठीक है, मैं एक बार दीपक जी को बोल देता हूँ, वो आपको मैम के नंबर पे सेंड कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स 1 प्लस एक्स। चलो भाई देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में काफी बार मैंने देखा है इस तरह की ट्रिक लग जाती है। ऐसे तरह के क्वेश्चन काफी बार होते हैं क्या कि ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है। अगर मैं क्या करता हूं, नीचे वाले टर्म में से x कॉमन निकालता हूं। क्या निकालता हूं? x कॉमन निकालता हूं। क्या किया? नीचे वाले टर्म में से x कॉमन निकाला, तो ये नहीं मिलेगा मुझे। सेम टाइप के टर्म मिले ना कुछ कुछ। तो अब अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो यार 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि है। इसका मतलब क्या सब्स्टिट्यूट कर लें? वैसे भी यार कंपोजिट फंक्शन है और हमने डिस्कस किया हुआ है कंपोजिट फंक्शन में तो सब्स्टिट्यूशन करना ही करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को टी माने, तो 1 का 0, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो dx और एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? माइनस डी टी, और ये हो गया log t और नीचे हो गया t। तो अभी हमें दिख रहा है साफ, log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन टी। तो अभी log t को मैं u मान लेता हूं, तो 1 अपॉन टी डी टी क्या हो जाएगा? डी यू। तो क्वेश्चन इज माइनस ऑफ u डी यू, दैट इज माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट, और माइनस हाफ u इज व्हाट? u इज 1 log t, और t इज तो log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसका होल स्क्वायर है, नॉट 1 इसका, प्लस सम कांस्टेंट। अब क्या दिक्कत आ रही है? आंसर मैच नहीं कर पा रहा। आंसर मुझे लग रहा है हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मतलब अंदर वाला जो टर्म है, वैसे तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये जो अंदर वाला टर्म है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉग, अगर मैं देखता हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, तो माइनस हाफ, और इसे मैं लिख सकता हूँ log x प्लस 1 माइनस log x। काफी बार इस तरह की भी शरारत करते हैं। आंसर तो हो गया मैच, क्यों? क्योंकि हमें उसे और सिंप्लीफाई करना है। हमें उसे और सिंप्लीफाई करना होता है अकॉर्डिंगली। यार ये इज इक्वल टू गलत टाइप हो गया है, तो वैसे करेक्ट आंसर शायद फिर भी मुझे लग रहा है डी होगा। इज इक्वल टू वाला टाइप गलत हो गया है, बीच में नेगेटिव है, बट फिर भी उससे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारा तो उसके अकॉर्डिंग डी आंसर मैच कर रहा है वैसे। तो इज इक्वल टू से फर्क नहीं पड़ेगा, ए और बी ऑप्शन में गलती से वो इज इक्वल टू हो गया है टाइपिंग में, तो बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना हमें।
तो आई गेस 6 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है सभी को। नाइन्थ, हाँ नाइन्थ वाला यार वो उसे बोनस कंसीडर करो। हाइपरबोलिक एक्चुअली पता नहीं ये क्वेश्चन इस तरह से कैसे ये हो गया। ठीक है, एक्चुअली पुरानी वाली सीट में से दिया था, मुझे लगा कुछ और होगा, बट अभी देख रहा हूँ हाइपरबोलिक हमारे सिलेबस से हट गया है। अभी नहीं, 5-7 साल पहले से ही हटा हुआ है। तो नाइन्थ वाला क्वेश्चन बोनस मान के चलो। तो अपने मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आप लोग इंक्रीज कर लेना। नाइन्थ वाला क्वेश्चन बोनस। 11। भाई 11 तो लास्ट में मैंने बताए थे ना कुछ मेथड, उसी मेथड के बेसिस पे है। लास्ट में जो हमने मेथड डिस्कस किए थे उसी मेथड के बेसिस पे है। दैट इज x को 1/t प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है अगर, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/t। तो आई गेस ट्राई करना, जिसका भी डाउट है एक बार 1/t से हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, स्टेप्स फॉलो करते जाओ। हम क्लास में भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, सीपीपी में भी कर चुके हैं। तो हो सकता है आइडिया ना लगाओ, बट स्टेप्स फॉलो करते जाओ, डेफिनेटली मुझे लगता है आंसर आ जाएगा। करेक्ट। तो 11th डन। 13, 15, 20। 13 इज ये। तो यहां से क्या आइडिया लग रहा है कि यार एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है। एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन में आ जाता है। तो और यहाँ पे भी एक्स की पावर 6 है। या तुम अगर नॉर्मली सोचो यार, हमें स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक का तो आता है और किसी का नहीं आता। स्क्वायर रूट में चाहिए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो है नहीं, एक्स की पावर 6 है। क्वाड्रेटिक कब बनेगी, जब एक्स क्यूब को कुछ हम मानेंगे तभी क्वाड्रेटिक बनेगी। सिंपल सी बात ये है। तुम्हें आइडिया ऐसे लगाना होता है क्वेश्चन में। तुमने किसका पढ़ा हुआ है, तुमने स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का पढ़ा है ना। अगर ये बन जाए तो कैसा रहे, बन जाएगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² dx इज इक्वल टू dt। x² dx, x² dx। पोटेंशियल वीरपाल मैम के नाम से दो दो आईडी हैं। ठीक है। x² dx हो जाएगा dt/3। और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t² - 1। अब बताओ, फॉर्मूला लगेगा बस। स्क्वायर रूट ऑफ x² - a² का, दैट इज x/2। फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं। अब a² में नेगेटिव का साइन है, इसीलिए नेगेटिव लॉग ऑफ x प्लस x की जगह पे t, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ t² माइनस, हो गया काम। t की जगह पे x³ पुट कर, तो बताओ क्या दिक्कत थी। करेक्ट ना। नाउ 15th, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁵ थीटा डी थीटा। 10 देखते ही क्या याद आता है, सेक स्क्वायर। 10 देखते ही क्या याद आता है, सेक स्क्वायर। तो सेक, तो मैं क्या करता हूँ, 10³ थीटा 10² थीटा। क्यों किया, क्योंकि मैं 10² को सेक² में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, इसीलिए किया।
अभी दो पार्ट्स ये ब्रेक कर देते हैं, tan क्यूब थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। देखो यहां तक कोई दिक्कत? अब फर्स्ट वाले पार्ट का तो कर ही लेंगे, सभी को दिख रहा है, tan थीटा को t मानोगे, sec स्क्वायर थीटा डी थी dt, ये वाला दोबारा से ब्रेक करेंगे। तो tan क्यूब थीटा, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। याद है ना, 10 की पावर n थीटा का मैंने बताया भी था, ये तो 5 है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर n थीटा का टाइप यही था, मैंने रिडक्शन में बताया था, 10 की पावर n कोई भी पावर हो तब भी हम कर सकते हैं। तो फिर दोबारा tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस है, फिर दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक तरीके से ये क्या होगा, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा। नाउ tan थीटा का भी तुम्हें पता है, दैट इज ln sec थीटा, और इसका भी तुम कर ही सकते हो सेम थिंग, tan थीटा को t तो sec स्क्वायर थीटा डी टी। तो देखो 15 जिसका भी डाउट है वो क्लियर हुआ या नहीं? ओके, नाउ 20th क्वेश्चन। हाँ 20th क्वेश्चन का यार आंसर गलत है, 20th क्वेश्चन का आंसर ए होगा, वो भी कर लो। ये प्लस, जिसका भी ए लगाया है वो +5 कर लो अपने। तो अब कराने की जरूरत है, 20 जिसका भी डाउट था, आई गेस ए आंसर है उसका, ठीक है ना। आई गेस log log x को t मान के किया होगा, log log x को t मान के, तो डायरेक्टली आ गया होगा, ठीक है। तो एनीथिंग एल्स पेपर के रिगार्डिंग एंड कर दूं मैं? ओके ठीक है, पेपर हमारा हो गया। अब टेलीग्राम पे डाउट्स की बात करते हैं। अगर G2 ग्रुप कहाँ गया, ये रहा। तो आई गेस दो तीन डाउट्स भेजे थे इसने, बक्षित ने, तो इसने ज्योतिका ने आंसर करके भेज दिए थे, सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसका ज्योतिका का जो नहीं हुआ, वो मैं बता देता हूँ क्लास में, बाकी सभी लोग भी देखते रहो ना भाई क्वेश्चंस। fx हमें गिवन है x अपॉन 1 प्लस x की पावर n होल रेज टू दी पावर 1 अपॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी गिवन है, और gx क्या है, एफ ओ मतलब कंपोजिट फंक्शन, यू नो दैट, और एफ कितनी बार है, n टाइम्स। और हमसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस टू जी एक्स डी एक्स। अभी देखते हैं भाई, ऑप्शंस हैं, जेई का क्वेश्चन है। पहली बात, तुम इसे ऑप्शन चेक से कर सकते थे, मतलब n इज इक्वल टू 2 से, n इज इक्वल टू 2 पुट करो, n इज इक्वल टू अगर जरूरत पड़े तो 3 पुट करो, वन ऑप्शन। मैं n से नहीं करा रहा, मैं बता रहा हूँ बस, चाहो तो ट्राई कर सकते थे। सेकंड थिंग हम नॉर्मली देखते हैं। देखो कंपोजिट फंक्शन हमें निकालना है, और ये बात हमने क्लास में डिस्कस भी की थी कि जब इस तरह का n टाइम्स में कंपोजिट फंक्शन आए तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी तुम्हें मिलेगी। जैसे तुमने FOF, पहले FOF फाइंड किया, दिस इज ए कंपोजिट फंक्शन ना, f ऑफ fx, मतलब f ऑफ x अपॉन 1 प्लस x की पावर n 1 अपॉन n। मतलब एक तरीके से यहाँ पे x की जगह पे मैं ये पुट करूंगा ना, तभी तो, वही तो मतलब है ना। तो मैं पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n 1 अपॉन n अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n 1 अपॉन n होल रेज टू दी पावर n
होल रेज टू दी पावर 1/n, यही आएगा ना एफ ऑफ एक्स। देख लो एक बारी सभी लोग। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, न्यूमरेटर को तो ऐसे ही रहने देता हूं, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ता अभी। डिनोमिनेटर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है। कैसे हो रहा है? इस n को अगर मैं मल्टीप्लाई में लेके जाता हूं तो ये x की पावर n हो जाएगा, और ये 1/n से n कट हो जाएगा। करेक्ट ना? पावर n है तो x की पावर n, और ये अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये आया 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n होल रेज टू दी पावर 1/n। इसीलिए मैं बोल रहा था n की वैल्यू पुट करके करते तो और आसान हो जाता। अब ये दिख रहा है, ये वाला टर्म कट हो रहा है, डिनोमिनेटर कट हो रहा है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दिख रहा है मुझे? x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर n 1/n। देखो दिख रहा है या नहीं? ये x ऐसे ही, ये 2x की पावर n हो गया, ये 1/n ऐसे ही। तो एज आई सेड दैट सिमिलैरिटी, एज आई सेड दैट सिमिलैरिटीज, तो मैं सिमिलैरिटी दिखेगी अभी n टाइम्स थोड़ी करते रहेंगे ना। तो एफ एक्स ये था, सेम एफ ऑफ एक्स है, बस यहाँ पे 2 आ गया 1 की जगह पे। तो इसका मतलब हमें क्या पता लग रहा है कि अगर तुम ऐसे ही करके निकालते रहोगे, एफ ऑफ 3x निकालोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐसे ही करके nx निकालोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 1 प्लस एन एक्स की पावर n 1/n हो जाएगा। चाहे तो ट्रिपल एफ निकाल के भी देख लेते, ट्रिपल एफ तुम लोग निकालते तो 2 की जगह पे क्या हो जाता? 3। तो यहां से तुम्हें पता लगता कि n टाइम्स में क्या फर्क पड़ेगा, बस यहाँ पे ये हो जाएगा। ये करने के बाद एक तरीके से देखा जाए तो दिया इंटीग्रेशन में क्वेश्चन फंक्शन का है। क्यों? इसके बाद क्वेश्चन एकदम आसान है। x की पावर n माइनस 2, बेटा 1/n, ये वाला 1/n n से कट होगा ना, ये पावर n है ना, तो ये 1/n और n कट हो जाएगा ना। और नीचे वाला 1 प्लस एक्स की पावर n 1/n है ना, ये पूरा ही तो है ना, अलग अलग जाएगा, वही तो कट किया है डिनोमिनेटर में से। ठीक है, एक बार आप देखना खुद से सॉल्व करके, आपको यही दिखेगा, एक बार आप ट्राई करना, हो सकता है काफी बार बोर्ड पे नहीं दिखता। तो x की पावर n माइनस 2 इंटू जी एक्स। अब देखो एकदम आसान दिख रहा है क्या, कि जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज x की पावर n माइनस 1, ऐड करोगे मतलब पावर्स को, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x की x nx की पावर n माइनस 1, मतलब तुम्हारा डिफरेंशिएशन की डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, t मान लो चाहे तो, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर दो, सीधा आंसर आएगा। आई गेस सभी को समझ में आ गया है। तो देखो स्थाई, बस कंपोजिशन तुम्हें देखना है, क्वेश्चन बड़ा देख के छोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे कर लोगे ना? ओके, अब देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो आई होप इंडेफिनिट की सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो डाउट अपने आते रहें तो भेजते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोग आंसर कर लेंगे, नहीं तो हम लोग किसी तरह से क्लास में डिस्कस कर लेंगे।
So now we are starting a new chapter, that is definite integration. और डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई बहुत ज्यादा फाइट हमें नहीं होने वाली. सेम थिंग, तुम लोग अपनी बस पकड़ बना के रखो, जो जो टाइमली बोला जाए टाइमली करते रहो, कोई दिक्कत नहीं. देखते हैं क्या मतलब है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने देखा था कुछ इस तरह का सीन होता है. हम इसे इंटीग्रेट करते हैं और एक हमें इस तरह का कुछ मिल जाता है. मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स हमें मिल जाता है. हमने एग्जाम्पल भी लिया था, हमें क्या मिलता है, फैमिली ऑफ कर्व. फैमिली ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे लिमिट्स लगा देते हैं हम, लाइक ए से बी. बस ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन ये होता है. मतलब इंटीग्रेशन में अगर तुम्हारे पास लिमिट्स हैं, मतलब वो क्वेश्चन किसका है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का. लिमिट्स नहीं है तो क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है. बताऊंगा क्या मतलब है, कैसे सॉल्व करते हैं, सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो तो. बट मतलब है होगा कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब ये वाला कुछ सीन है. ये सभी को पता ही है, इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट. ठीक है, ये तो वैसे बेसिक तुम्हारा फिजिक्स में काम आता ही है डेफिनेट तो. और बी को हम बोलते हैं अपर लिमिट. अब ये है क्या, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये है क्या, रिप्रेजेंट क्या करता है. तो जैसे अगर मेरे पास ए से बी में कोई भी फंक्शन है, ए से बी में कोई भी मेरे पास एक फंक्शन है, तो अगर, और ये फंक्शन एफ एक्स है, तो अगर मैं लिख रहा हूं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, dx मतलब x एक्सिस, x एक्सिस और कर्व, x एक्सिस और कर्व, उन दोनों के बीच में इन लिमिट्स में जो बाउंडेड एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है. ये इसकी डेफिनेशन है. ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर बोलूं तो प्रॉपर टर्म नाम देता हूं मैं, बताऊंगा उसका मतलब भी, एल्जेब्रिक सम. एल्जेब्रिक सम of areas bounded between fx curve and x-axis from A to B, from A to B. ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच में ए से बी तक जो बाउंडेड एरिया है उसे रिप्रेजेंट करता है. अब सर वाई यू यूज द वर्ड एल्जेब्रिक, बेटा डी एक्स यूज कर रहे हैं ना, अगर हम डी वाई यूज करते तो वाई एक्सिस होता, हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने एक्स एक्सिस का बाउंडेड लिया है. अगर मैं एफ वाई डी वाई लिखता तो इसका मतलब वाई एक्सिस. एरिया वाले चैप्टर में हम ये बात डिस्कस भी करेंगे, बट बिकॉज डी एक्स है इसीलिए एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया बोलते हैं हम. अब आप बोलोगे सर एल्जेब्रिक क्यों यूज किया, एल्जेब्रिक वर्ड क्यों. जनरली देखा क्या जाता है, मान के चलो तुम्हारे पास कुछ ए से बी ऐसा कुछ करवा रहा है, ए से बी में कुछ इस तरह का तुम्हारा कर्व है.
तो जनरली देखा क्या जाता है कि जो एक्स एक्सिस के आगे, तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी ये चीजें, अभी मैं जनरली बता रहा हूँ। जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया आता है ना, क्योंकि वहां पे एफ एक्स पॉजिटिव रहता है, तो ये एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है। सपोज करो 10 है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया रहता है वो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव। और एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला एरिया रहता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। सपोज करो ये -5 है, सॉरी यहाँ ये 5 या -5 वट एवर। तो होगा क्या, अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो तुम्हें पता है एरिया कभी नेगेटिव नहीं रहता है। तो हम बोलते हैं सर इसका एरिया 10 है, इसका एरिया 5 है, टोटल एरिया हो जाएगा 15, क्योंकि हम एरिया को नेगेटिव नहीं काउंट करते। बट अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर मैं पूछता एरिया, तो एरिया तो होता 5 + 10 = 15। पर अगर मैं पूछ रहा हूँ ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो मैंने यूज किया है एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज। मतलब जो भी नंबर है, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ, मतलब तो आंसर होगा 5। अगर मैं पूछता एरिया तो आंसर होता 15, और मैं पूछ रहा हूँ ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो आंसर होगा 5। ए से बी एफ एक्स डी एक्स नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज करो ये वाली वैल्यू हो गई कुछ -10 और ये वाली वैल्यू हो गई 5, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी नेगेटिव आल्सो। एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक वैल्यू आनी चाहिए। तो इसीलिए एरिया से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर नेगेटिव आंसर नहीं लिखे हैं, नेगेटिव की जगह उसे पॉजिटिव बना के कर दें। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है कि ए से एफ एक्स डी एक्स मतलब एक्स एक्सिस, तो एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच में ए से बी तक जो एरिया है उसका एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक का क्या मतलब है वो मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, बट मेन पार्ट आता है हमारा कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। ये तो एक बात हो गई अलग कि समझने की कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या है, जो डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एरिया अंडर द कर्व्स या एरिया बिटवीन द कर्व्स। अभी हमारा टास्क है कि हमें गिवन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स और हमें उसे सॉल्व करना है। दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अब आते हैं फर्स्ट, कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, अगर तुम्हें फंक्शन का इंटीग्रेशन करना आता है, अगर तुम्हें फंक्शन का इंटीग्रेशन करना आता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमारे लिए इजी है एकदम। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आई गेस सभी को पता भी है। पहले हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। पहले हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस, फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो वी कैन सी दैट कांस्टेंट से कांस्टेंट कट हो रहा है। तो इसीलिए जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जब तुम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व कर रहे हो तो कांस्टेंट को लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए कांस्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर तुमसे बात करूं, तो अगर तुम्हें फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है तो कुछ नहीं करना, तुम्हें इंटीग्रेशन करना है और फिर अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, इजी है, नया कुछ भी नहीं करना पड़ा।
नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन और भी है बेटा। अगर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, बहुत है। ये तो बेसिक है बहुत, ये तो एक टाइप है। ठीक है, अभी तो बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस एक टाइप है कि अगर इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, अब जैसे मैं देता हूं तुम्हें 1 से 2 x³ dx, मैंने तुम्हें ये सॉल्व करने के लिए दिया, तो तुम्हें पता है तुम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन कर दिया, कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, हो गया काम। तो 16/4, 4 माइनस 1/4। मैं पूछता हूँ 0 से π/2, π/4 sin 2x dx। इंटीग्रेशन करना आता है? यस सर आता है। माइनस cos 2x/2। बस अभी कुछ नहीं करना बेटा, कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट नहीं लिखते। एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कांस्टेंट नहीं लिखते हैं। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट नहीं यूज करते। ठीक है, π/4 पुट करेंगे, माइनस हाफ को बाहर ले सकते हैं, माइनस हाफ को बाहर ले लो। π/4 पुट करोगे यू विल गेट cos π/2। 0 पुट करोगे यू विल गेट cos 0। तो cos π/2 you know that 0, cos 0 you know that 1, answer is half। सो आई गेस सिंपल है, इसमें कुछ बताने की मुझे एक्स्ट्रा जरूरत तो है नहीं। तो अगर तुम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। इस टाइप का, इस टाइप का, नॉट हमेशा इस टाइप का। अगर तुम्हें फंक्शन को देख के पता लग रहा है कि यू नो द इंटीग्रेशन देन यू कैन डू दैट। दूसरा आता है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे। ये तो हो गया डायरेक्टली तुम्हें इंटीग्रेशन आता है। अब अगर तुम्हें बीच में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ गया तब तुम इंटीग्रेशन कैसे यूज करो, मतलब डेफिनेट कैसे लगाओगे। ये तो डायरेक्ट तुम्हें इंटीग्रेशन आता है, यूज किया, आंसर आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन में कैसे यूज करोगे। एग्जाम्पल बता के करता हूं मैं। जैसे 0 से मैं तुम्हें देता हूं 0 से π/2 ही ले लो चलो, sin x cos x। मैंने ये क्वेश्चन दिया तुम्हें, अब तुम इसका इंटीग्रेशन जानते हो। तो तुम्हारे पास देखो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, दो ऑप्शन है, ध्यान देना ढंग से। पहला ऑप्शन तुम भूल जाओ लिमिट है, पूरा इंटीग्रेट करो। पहले तुम भूल जाओ लिमिट है भी, भूल जाओ लिमिट नहीं है। तुम इसे इंटीग्रेशन कर सकते हो, यस सर कर सकते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू टी कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। भूल जाओ लिमिट्स हैं भी। तो साइन एक्स का टी कॉस एक्स डी एक्स डी टी, t² / 2, कॉन्स्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, और t की जगह पे sin² x/2। और लास्ट में अप्लाई करोगे लिमिट्स। अब लास्ट में बिल्कुल जब पूरा इंटीग्रेशन हो गया तब अप्लाई करोगे लिमिट्स। जब पूरा इंटीग्रेशन डन हो गया तब लिमिट अप्लाई करोगे। तो sin² π/2 दैट इज 1/2, sin² 0 दैट इज 0, आंसर इज हाफ। तो अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है तो पहली चीज तुम भूल जाओ लिमिट्स है भी, पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेट करो, लास्ट में लिमिट्स अप्लाई करो।
देखो इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत? बट हम ये वाला मेथड यूज नहीं करते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं तब कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। बट जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम यही वाला मेथड यूज करते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी, तो साइन एक्स टी कॉस एक्स डी एक्स डी टी। अब क्या करते हैं हम, अकॉर्डिंगली लिमिट भी चेंज कर देते हैं। तो x की जगह पे जब जीरो रखूंगा, x की जगह पे जब जीरो रखूंगा तो टी भी क्या हो जाएगा, जीरो। x की जगह पे जब पाई बाई टू रखूंगा, पहले लोअर लिमिट रखी फिर अपर लिमिट रखी, तो साइन पाई बाई टू क्या हो गया, 1। इसका फायदा क्या है, t का इंटीग्रेशन किया टी स्क्वायर अपॉन टू, तो मैं वापस फंक्शन को x के टर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका फायदा क्या है, तो मैं वापस फंक्शन को x के टर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने टी स्क्वायर बाई टू, फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर पाई बाई टू अप्लाई किया था। तो लिमिट्स को हम बीच में ही सब्स्टिट्यूशन जब यूज करते हैं, तो जैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैसे ही हम लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट्स भी हम लोग चेंज करेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा सेकंड वाला यूज करना है, इसीलिए बोल रहा हूँ। बाई चांस किसी को दिक्कत आए तो मैंने फर्स्ट वाला मेथड बिल्कुल भी हम लोग। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, जैसे हम फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं सेम थिंग हमें लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 अपॉन ई से ई log x अपॉन एक्स डी एक्स। जैसे मैंने तुम्हें ये दिया, क्या करोगे, दिख रहा है इंटीग्रेशन कर सकते हो, सभी को दिख रहा है इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और मेथड यूज होगा सर सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और मेथड यूज होगा सब्स्टिट्यूशन। तो बस log x को t मानो, 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी, तो log x को t 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी। अब साथ की साथ लिमिट भी सब्स्टिट्यूट कर लो। जब तुम 1 अपॉन ई पुट करोगे तो हो जाएगा -1, log e की पावर -1 ना, -1 हो जाएगा। और जब e पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1। नाउ t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टू, -1 से 1 पुट किया हाफ, -1 पुट किया तो भी हाफ, आंसर इज 0, आंसर इज 0। समझ में आ गई है कि जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करनी है साथ के साथ। ठीक है, मैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं करा रहा, मैं बस बता रहा हूं करना कैसे है। क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे अपने आप, सीपीपी में दूंगा और ये भी दूंगा, मैं एनसीईआरटी का ही बताऊंगा। अब आते हैं इसमें बाई पार्ट्स में कैसे अप्लाई करोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब तुम बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करोगे, जहां जहां दिक्कत आती है वहां वहां मैं बता रहा हूँ। बाकी तो सिंपल मेथड यही है कि पहले पूरा इंटीग्रेट करो फिर लिमिट अप्लाई करो, बात ही खत्म। ये सब्स्टिट्यूशन और बाई पार्ट्स में जो बता रहा हूँ ये इजी के लिए बता रहा हूँ। बाकी किसी को भी दिक्कत आए, ही नोज कि वो इंटीग्रेशन कर सकता है, तो पहले लास्ट तक सारा इंटीग्रेशन करके ले आए।
बट उसमें क्या है कि थोड़ा सा लेंथी हो जाती है प्रोसेस, बीच में सब्स्टिट्यूशन या ये वाले टर्म यूज करने से थोड़ा सा इजी बन जाता है बस। बाकी नहीं, सिंपल मेथड यही है इफ आइल से डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इफ यू कैन इंटीग्रेट फर्स्ट, पूरी तरह से इंटीग्रेट करो लास्ट तक और फिर लिमिट अप्लाई करो, तो फिर तुम्हें ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह और ये बाई पार्ट्स का कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 0 से π/2 x sin x dx। अब देखो जैसा अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ, एक मेथड तो यही है कि तुम दिमाग मत लगाओ, तुम भूल जाओ लिमिट्स हैं, भूल जाओ तुम लिमिट्स हैं, तुम इसे इंटीग्रेट करो, कर सकते हो। यस, आइलेट फर्स्ट सेकंड, x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस x cos x का sin x, फिर लिमिट अप्लाई कर दो पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद। सो यू विल गेट व्हाट, π/2 अप्लाई करोगे तो माइनस π/2 से 0 हो जाएगा, sin π/2 1, 0 अप्लाई करोगे तो दोनों ही 0 0, आंसर इज 1, आंसर इज 1। क्या किया, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, मैंने इंटीग्रेट किया और फिर लिमिट्स अप्लाई की। कुछ लोग एक्स्ट्रा दिमाग, मतलब कुछ लोग एक्स्ट्रा दिमाग कैसे लगा देते हैं मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग लगाते हैं x 0 से π/2 sin x dx, फिर माइनस, जहां जहां इंटीग्रेशन साइन देखा वहां वहां लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ऐसे कर देता है। तो याद रखो, अगर तुम्हें रूल पता है तो ठीक है, नहीं तो पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद फिर लिमिट अप्लाई करो, ऐसा नहीं है बीच में कोई पार्ट आ रहा है और लिमिट अप्लाई कर रहे हो। बीच में अगर करना है तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। जैसे 0 से π/2 x sin x, तो क्या किया तुमने, x को ऐसे आइलेट लगाया, सेम थिंग बाई पार्ट्स आइलेट तो लगाना ही है, x sin x का माइनस cos x, पहला पार्ट। फिर इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हो तुम। पहले पार्ट का इंटीग्रेशन केवल ये नहीं है कि केवल इंटीग्रेशन पार्ट वाले पार्ट्स में लिमिट अप्लाई करोगे, वो x वाला पार्ट भी काउंट होता है भाई। ये नहीं है कि केवल इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स में ही लिमिट अप्लाई करूंगा सर मैं, तो पूरा लिमिट्स अप्लाई होगी पूरे वाले पार्ट में। x को ऐसे ही रखा, sin x का माइनस cos x, फिर लिमिट अप्लाई करोगे अगर बीच में करनी है तो। काफी बार क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, इसीलिए बीच में भी करने की जरूरत पड़ जाती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। माइनस, फिर अब यहाँ पे करो 0 से π/2, x का डिफरेंशिएशन 1 और sin x का इंटीग्रेशन cos x, माइनस cos x मतलब। फिर ऐसे करना है, यहाँ पे नहीं करनी लिमिट अप्लाई। ये जो यहाँ पे sin x का तुम लोग इंटीग्रेशन करते हो, यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई नहीं करते हैं। पहले पहले वाला पार्ट का किया, लिमिट्स अप्लाई कर दी, फिर दूसरे वाले पार्ट में यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब ये तो तुम्हें पता है π/2 से cos π/2 0, तो पहला पार्ट 0, दूसरा पार्ट 0 से 0 प्लस cos x का sin x 0 से π/2, तो π/2 पुट करेंगे 1, 0 पुट करोगे 0, आंसर इज 1। तो अगर बीच में बाई पार्ट्स में अप्लाई करते हैं तो इस तरह से करेंगे, नहीं तो कंप्लीटली सॉल्व करके करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं। जीरो से 1 x e की पावर x dx, ये तुम्हें सॉल्व करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है पता है।
तो आई लेट फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो मैं नए वाले मेथड से ही बता रहा हूँ, एक्स को ऐसे ही रखा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, लिमिट्स अप्लाई कर दोगे, माइनस यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। अब ये लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हो गया 1 ई की पावर 1 माइनस 0 ई की पावर 0 माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 0 to 1। तो ये हो जाएगा ई माइनस, ये हो जाएगा ई की पावर 1 ई माइनस ई की पावर 0। तो ई माइनस ई प्लस 1, आंसर इज। तो देखो बाई पार्ट्स में ये बात समझ में आई सभी को कि कैसे लिमिट्स अप्लाई करनी है और कब करनी है। तो या तो एट लास्ट अप्लाई करो या बीच में इस तरह से अप्लाई करनी है, अगर बीच में कर रहे हो तो। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द होमवर्क। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं पहले मैं, और वैसे एनसीईआरटी का काफी टास्क है। 7.8 अभी तुम्हें नहीं करनी है। 7.8 में लिमिट्स का यूज है, उसमें एक कंसेप्ट भी है लिमिट्स का यूज है, तो फिर मैं उसे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में बता दूंगा तुम्हें। जब हम लिमिट्स पढ़ेंगे तो लिमिट्स में 7.8 में करा दूंगा। तुम्हें करनी है 7.9 और 7.10 कंप्लीट, कंप्लीट कर सकते हो। उससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, एक तुम्हारा इंडेफिनिट रिवाइज हो जाएगा। क्यों, करना कुछ नहीं है उसमें, बस इंटीग्रेशन करना है सब्स्टिट्यूशन या वाई पार्ट से, फिर लिमिट्स अप्लाई करनी है। अगर तुम कायदे से और अच्छे से करोगे तो 2-3 डाउट से ज्यादा नहीं आएंगे, और अगर तुम्हें सारे मेथड पता है तो शायद वो 2-3 भी ना आए। तो तुम्हारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा उसमें, क्योंकि इसमें मिक्सअप क्वेश्चंस है। तो सभी लोग 7.9 और 7.10 कंप्लीट करोगे, और कंप्लीट करनी है अच्छे से, जिससे कि आगे हम लोग आराम से बढ़ पाए। क्योंकि फिर मैं कल तुम्हें सीपीपी दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा इसी टॉपिक के लिए। अभी एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि इनमें ही खुद 20-20, 25-25 क्वेश्चन है। ठीक है, सो दैट्स वाई। ठीक है, तो नहीं बेटा, चैप्टर ऐसा नहीं है कि ये इजी है, आगे आएंगे कंसेप्ट। ये तो इजी वाला कंसेप्ट है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करो। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तब क्या क्या करना है, वही हम इस चैप्टर में मेन देखेंगे यार। ठीक है, सो दिस इज इट। किसी को कोई और बात पूछनी है? और ये सभी लोग कंप्लीट करना, कल कल इसके डाउट्स देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल पहले 7.9 7.10 के डाउट्स देखूंगा, इसीलिए सभी लोग कर लेना अच्छे से पहले, फिर तुम्हारे डाउट्स रह जाते हैं या दिक्कतें आती हैं। किसी और कुछ पूछना है? ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।